हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई बर्फीला तूफान शरीर को चीर रहा हो। बोली, हे भगवान, कितनी ठंड है। पता नहीं आप लोग कैसे खा रहे हो इतनी ठंड में। अरे बहू, ठंड हो या गर्मी, नदी किनारे खुले में 2 रोटी ज्यादा जाती हैं और परिवार के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। आखिर क्या वजह होगी कि पूरा ससुराल खून जमा देने वाली ठंड में नदी किनारे खाना खा रहा था? सच जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुबह का समय था। बाहर कड़ाके की ठंड थी। पूरा घर सर्दी से जकड़ा हुआ था। कमरे में हीटर बंद पड़ा था और रजाई में लिपटी हुई विद्या अभी भी सोई हुई थी। तभी उसकी माँ कमला जोर से आवाज लगाती है, अरे विद्या, उठो, सुबह के 10 बज गए। इतना सोती रहोगी तो कैसे चलेगा? विद्या आधी नींद में ही आंख खोलकर बोली, माँ थोड़ी देर और सोने दो ना। ये खून जमाती ठंड में बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं करता। नाश्ता यहाँ ही ला दो प्लीज। कमला चिढ़ते हुए उसके कमरे में चाय नाश्ता लेकर आ गई। विद्या ने चाय हाथ में ली और बड़ी फुर्ती से पीने लगी। कमला उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। माँ ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं खा जाऊंगी। कमला ने सख्त लहजे में कहा, देखो विद्या, अगर कल को तुम्हें ऐसा ससुराल मिला जहाँ सुबह सुबह ठंड में उठकर काम करना पड़े तो कैसे करोगी? जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। विद्या मुस्कुराकर बोली, मैं काम ही नहीं करूंगी, उल्टा अपने ससुराल वालों को सबक सिखाऊंगी। अब जाओ, मुझे सोने दो, जो होगा देखा जाएगा। कमला ने सिर हिलाकर कहा, पता नहीं तेरे साथ क्या होगा, न कोई काम न जिम्मेदारी। कमरे में बंद होकर पता नहीं किससे बातें करती रहती है। इधर कमरे में विद्या अपने दोस्त किशोर से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। किशोर गांव का रहने वाला साधारण लड़का था, लेकिन दिल से बहुत नेक। वह विद्या से सच्चा प्यार करता था। विद्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर तुम्हारे घर वाले तो शहर के बड़े लोग हैं, मानेंगे नहीं। विद्या बोली, जो होगा देखा जाएगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। एक दिन किशोर हिम्मत करके विद्या के घर आया और उसके पिता राजेश के सामने बोला, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं गांव से हूँ, लेकिन मैं विद्या को खुश रखूंगा। राजेश गुस्से से भड़क उठा, अरे ओ गनवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ मांगने की? अपनी औकात देख पहले। तभी विद्या ने गुस्से में पिता के सामने खड़े होकर कहा, पापा, आपको कोई हक नहीं मुझे मजबूर करने का। मैं किशोर से ही शादी करूंगी, अगर उससे नहीं तो फिर कभी शादी नहीं करूंगी। घर में माहौल भारी हो गया। कमला चिंता में थी, राजेश गुस्से में था, मगर विद्या डटी रही। आखिरकार परिवार ने अनिच्छा से ही सही मगर शादी के लिए हामी भर दी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। विद्या का शहर का घर अब गांव में रिश्ता जोड़ चुका था। शादी के दिन सब तरफ रौनक थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। विद्या और किशोर साथ फेरों में बंधकर एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। लेकिन विद्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय कितना बदल जाएगा। शादी के बाद विद्या और किशोर गांव वाले उनके नए घर यानी कि ससुराल पहुंच चुके थे। बाहर बहुत ठंड थी। जैसे ही विद्या गाड़ी से उतरी, गहरे दुपट्टे में खुद को लपेटे खड़ी हो गई। दूर उसे पड़ोस की शीला दिखी, जो अपनी सास कांता के साथ खड़ी थी। दोनों आपस में कुछ गंभीर बात कर रही थीं। शीला गुस्से में बोल रही थी, माँ जी, क्या कल भी हमें नदी वाले किनारे जाना पड़ेगा? इतनी ठंड में वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है। कांता बोली, देख बेटी, यहाँ रीति रिवाज यही हैं, मानने पड़ेंगे ना। विद्या ये सुनकर चौकसी में पड़ गई। नदी वाले किनारे इस ठंड में? पता नहीं ये लोग सुबह सुबह क्या काम करते होंगे। वह मन ही मन सोचती रही। तभी किशोर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। अंदर उसके स्वागत के लिए सब खड़े थे। उसकी सास कमला, ससुर राजेश, ननद प्रिया और घर का छोटा बच्चा निशु। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, स्वागत है हमारे घर में। उसने विद्या की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और उसके पैर छुए जाने पर खुश होकर आशीर्वाद दिया। राजेश ने भी मुस्कुराकर कहा, खुश रहो बेटा। थोड़ी देर बैठने के बाद कमला बोली, बहू, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाओ कमरे में थोड़ा आराम कर लो, बाकी बातें बाद में होंगी। विद्या और किशोर अपने कमरे में चले गए। वह कमरा छोटा पर सजा हुआ था, अलग सा बिस्तर था। किशोर थकान की वजह से आंख बंद करते ही गहरी नींद में सो गया, पर विद्या अभी भी जाग रही थी। उसका दिमाग उसी बात में उलझा था। पड़ोस वाली शीला नदी किनारे क्यों जाती है? क्या कोई रिवाज है या काम? कहीं इस गांव में महिलाओं से कोई अजीब परंपरा तो नहीं करवाते होंगे। फिर उसने सोचा,
चलो कल का कल देखेंगे, अभी सो जाती हूं, ठंड में दिमाग चलाना मुश्किल है। वह रजाई में दुबक कर सो गई। अगली सुबह सिर्फ 6 बजे ही उसके कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। विद्या चौंक गई। सुबह सुबह दिमाग खाने आ गया, चलो देखती हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी सास कमला खड़ी थी, आंखों में थोड़ी सख्ती और हाथ में गर्म चाय का गिलास। अरे बहू, इतनी देर तक सोती हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। हमें नदी किनारे भी जाना है। विद्या के दिमाग में तुरंत वही बात घूमने लगी। नदी किनारे? शीला भी तो कह रही थी, क्या सब बहुओं को जाना पड़ता है? उसने धीरे से कहा। माँ जी, नदी पर हमें क्यों जाना है? कमला बोली। अरे बाद में बताती हूँ, पहले नहा धोकर जल्दी नीचे आओ, सारा घर तुम्हारी पहली रसोई का इंतजार कर रहा है। विद्या अंदर जाकर परेशान सी बैठ गई। ये कैसी जगह आ गई मैं? पहली रसोई और उसके बाद नदी किनारे तक जाना, क्या परंपरा है आखिर? लेकिन हल्की मुस्कान के साथ खुद से बोली, ठीक है विद्या, इतना रोब तो दिखाया था, अब हिम्मत भी दिखाओ। वह धीरे धीरे तैयार होने लगी। विद्या तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई। उसने सोच रखा था कि बाकी सब अभी सो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, वह हैरान रह गई। पूरा परिवार सर्दी में बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। सबने मोटे मोटे शॉल ओढ़ रखे थे, मफलर बांधे थे और हाथ में स्टील के टिफिन पकड़े हुए थे। ससुर राजेश बोले, अरे विद्या बहू, तैयार होने में कितना टाइम लगाती हो? चलो जल्दी, हमें नदी किनारे जाना है। विद्या बिना कुछ बोली सिर हिला देती है। उसके दिल में अभी भी वही बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। पूरा परिवार पीछे वाले रास्ते से निकल पड़ा। कमला, राजेश, किशोर, प्रिया और छोटा निशु सब हवाओं से जूझते हुए पैदल नदी की ओर जा रहे थे। विद्या को पैरों के नीचे मिट्टी भी बर्फ जैसी वह जगह नजर आई। बहती हुई ठंडी नदी, धुंध का घेरा और पास में कुछ गांव वाले लकड़ी के छोटे छोटे स्टूल पर बैठे थे। विद्या को थोड़ी समझ आने लगी, शायद यहां सब गांव वाले मिलकर खाना खाते हैं। कमला ने आवाज लगाई, बेटा टिफिन खोल दो, मैं थाली निकालती हूँ। विद्या ने चुपचाप टिफिन खोलकर खाना सजाना शुरू कर दिया, पर तभी उसकी नजर दूर पड़ी। वही पड़ोस वाली शीला अपने ससुर और सास कांता के साथ खाने के लिए बैठी थी। अब उसे शक खत्म हो गया। मतलब इस गांव में सब परिवार सुबह नाश्ता नदी किनारे ही खाते हैं, चाहे जितनी ठंड हो। धीरे धीरे सब बैठ गए। नदी से आती हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई बर्फीला तूफान शरीर को चीर रहा हो। विद्या तो कांपने लगी, उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे ज्यादा ठंड लग रही है। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, कितनी ठंड है, पता नहीं आप लोग कैसे खा रहे हो इतनी ठंड में। अरे बहू, ठंड हो या गर्मी, नदी किनारे खुले में 2 रोटी ज्यादा जाती हैं और परिवार के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। किशोर तुरंत बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखना विद्या, तुम्हें भी कुछ ही दिनों में आदत हो जाएगी। विद्या ने मन मारकर खाना उठाया और एक निवाला मुंह में डाल दिया। रोटी ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर का डर और जिज्ञासा उससे ज्यादा ठंडी थी। नजरों से वह बस नदी के धुंधले पानी को देख रही थी, सोच रही थी, कहीं मेरी सुबह की नींद का मजाक उड़ाते हुए ऐसा तो नहीं सिखाया जा रहा कि गांव में सबको मेहनत करनी पड़ती है। खाना खत्म होते होते उसके हाथ सुन्न हो गए। वह पैर झटक कर खड़ी हुई, पर कोई धीट शिकायत नहीं की। सबके चेहरे पर ठंड का असर था, पर आदत के कारण कोई शिकायत नहीं कर रहा था। फिर राजेश बोले, चलिए अब वापस घर चलते हैं, थोड़ा आराम करो सब। सभी अपने रास्ते लौटने लगे। विद्या उन लोगों को देखकर सोच रही थी, ये लोग इतने सख्त कैसे बने? नदी किनारे खाना, और कोई बहाना नहीं, शायद यही गांव की संस्कृति होगी। घर पहुंचते ही सब अपने कमरों में चले गए। किशोर बिस्तर पर लेटते ही सो गया, लेकिन विद्या अभी भी सोचना बंद नहीं कर पा रही थी, क्या मुझे भी इस जीवन का हिस्सा बनना पड़ेगा? क्या मैं खुद को बदले बिना यहां रह पाऊंगी? धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह भी सो गई। नदी किनारे रोज खाना खाना अब एक आदत नहीं, बल्कि मजबूरी बन चुका था। ठंडी हवाओं में बैठकर कच्चे पकवान खाना विद्या को आखिरकार बीमार करने लगा। लेकिन ससुराल वालों की जिद के आगे उसकी आवाज दब जाती थी। एक सुबह विद्या खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वह रसोई में चाय बना रही थी, तभी किशोर आया।
विद्या ने धीमी आवाज में कहा कि शादी से पहले किशोर ने उससे कितने वादे किए थे, लेकिन अब उसे इतनी ठंड में हर रोज नदी किनारे खाना खाना पड़ता है। उसने साफ कहा, शादी से पहले तुमने मुझसे कितने वादे किए थे, लेकिन अब रोज इतनी ठंड में खाना खाना पड़ता है। आज मैं नहीं जाऊंगी। रोज नदी किनारे ठंड में खाना खाना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। मेरी सेहत खराब हो गई है। सब जा रहे हैं, तुम अकेली घर में क्या करोगी? पापा को पसंद नहीं कि कोई पीछे रह जाए। तभी ससुर अंदर आ गए। इतनी देर क्यों हो रही है? यह सुनकर विद्या ने तुरंत सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली और सबके साथ चल पड़ी। दिन बीतते गए और ठंडी हवाएं उसकी तबीयत बिगाड़ती रहीं। उसके चेहरे की रंगत उतर गई, आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। कुछ दिन बाद जब विद्या सब्जी लेने बाजार गई, तब उसकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली शीला से हुई। शीला ने हैरानी से पूछ लिया, विद्या, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो? विद्या ने दुख भरी आवाज में कहा कि रोज नदी किनारे ठंड में खाना खाना उसे बहुत महंगा पड़ रहा है। उसकी सेहत खराब हो चुकी है। शीला ने समझते हुए कहा, अगर समस्या बड़ी है तो क्या हम दोनों मिलकर कोई योजना बना सकते हैं? विद्या ने राहत महसूस की और कहा, कुछ करना चाहिए, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। दोनों पास के एक छोटे से चबूतरे पर बैठ गईं और धीरे धीरे बात करने लगीं। उन्होंने तय किया कि वे अब यह रोज रोज का नदी किनारे खाना खत्म कराने की योजना बनाएंगी। विद्या की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। उसने सोचा कि शायद यही मौका है अपनी तकलीफों से बाहर निकलने का। कहानी यहीं से एक नया मोड़ पकड़ती है, जहां दोस्ती और समझदारी उसे समाधान की तरफ ले जाने वाली थी। अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार नदी किनारे खाना खाने के लिए तैयार था, विद्या और शीला के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता था। दोनों ही जानती थीं कि आज की घटना पूरे गांव का नजरिया बदल देगी। सब लोग पहले की तरह नदी किनारे बैठ गए। ठंड तेज थी, हवा चल रही थी, लेकिन आदत के कारण सभी खाते रहे। लगभग 10 मिनट बाद ही कमला के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। वो अपना पेट पकड़कर कराह उठी। चेहरे पर पसीना आने लगा, सांस भारी होने लगी। राजेश घबरा गया। कमला, क्या हुआ? अरे बोलो तो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्या? कमला इतनी तकलीफ में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। परिवार में घबराहट फैल गई। किशोर ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया और कार से उसे लेकर अस्पताल की ओर भागा। कुछ ही देर में कमला अस्पताल में थी और डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करवा रहे थे। टेस्ट रिपोर्ट आने तक परिवार घबराहट में बैठा रहा। रिपोर्ट आते ही डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इनका पाचन तंत्र काफी धीमा हो चुका है, छाती में भी काफी बलगम जमा है। अगर आप लोग ठंड में खाना जारी रखते रहे तो इन्हें भर्ती करना पड़ेगा। इलाज में लाखों रुपए लग सकते हैं। अब तुरंत ये आदत छोड़ना बहुत जरूरी है। राजेश और किशोर एक दूसरे को देख रहे थे। चेहरे पर पछतावा साफ था। डॉक्टर ने आगे कहा, ठंड में नदी किनारे खाना शरीर के लिए सबसे खराब है। अब तुरंत ये आदत छोड़ना बहुत जरूरी है। घर लौटकर परिवार की हालत देखते हुए गांव वालों के बीच खबर फैल गई। सब हैरान थे कि इतनी ठंड में खाने की वजह से ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इस बीच शीला और विद्या एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान देती हैं। जो दवाई विद्या और शीला ने पहले हल्की मात्रा में कमला और परिवार के खाने में मिलाई थी, वो सिर्फ इतना करने के लिए थी कि सच सामने आ जाए, परिवार को सबक मिल जाए। दवाई नुकसानदायक नहीं थी। अब गांव के लोग अपनी गलती समझ चुके थे। धीरे धीरे सभी परिवार नदी किनारे खाने की जगह घर में बैठकर गरम गरम खाना खाने लगे। विद्या और शीला को राहत मिली। कमला भी ठीक